आज कुल जमाती मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शिरकत नहीं की। ये दूसरा मौका है जब वज़ीर-ए-आज़म ऑल पार्टी इजलास में गैर हाजिर है। बजट इजलास से पहले बुलाई गई ऑल पार्टी मीटिंग में भी वज़ीर-ए-आज़म ने शिरकत नहीं की थी, जिसे अपोजिशन ने बड़ा इशू बनाया था। फिर हुकूमत की जानिब से कहा गया था कि मनमोहन सिंह ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म कई बार ऑल पार्टीज मीटिंग में शिरकत नहीं की। वादों की मीटिंग में अपोजिशन जमातों ने मिलकर अग्निपथ स्कीम का मसला उठाया। इसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी, वफाकी ढांचे के गलत इस्तेमाल, ईडी, सीबीआई पर सवालात भी उठाए। कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। कांग्रेस लीडर ने कहा कि पार्लियामेंट के मानसून सेशन में महंगाई, अग्निपथ और दीगर अहम मुद्दों को उठाया जाएगा। पार्लियामेंट के मानसून सेशन में अपोजिशन की जानिब से उठाए जाने वाले मुद्दों से मुताल्लिक पूछे गए सवाल के जवाब में खड़गे ने यह बात कही। जाकर हम अपने मुद्दे रखेंगे, जैसा कि इन्फ्लेशन का है, प्राइस राइज, अग्निपथ, उसके बाद में और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, और जो फेडरल स्ट्रक्चर को जो धोखा हो रहा है वो, ये सारी चीज़ें उनके सामने रखेंगे और जो जो विषय वो सदन में आएंगे उसके ऊपर बहस हो जाएगी। पहली बार मध्य प्रदेश के बलदियाती इंतखाबात में एमआईएम ने कदम रखा। बुरहानपुर और खंडवा से एमआईएम उम्मीदवार ने जीत हासिल की। एमआईएम के कोर कमेटी के रुकन अनस नदवी ने इस हवाले से न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। प्रदेश में बलदियाती इंतखाबात के नताइज के लिए वोटों की गिनती जारी है। कुछ जगहों पर नतीजों का ऐलान हो चुका है, लेकिन कुछ जगहों पर गिनती जारी है। बारिश है, लेकिन लोगों के जोश में कमी नहीं आ रही है। पहली बार मध्य प्रदेश के इंतखाबात में एमआईएम ने कदम रखा। बुरहानपुर और खंडवा में 2 जगह पर उनके काउंसिलर जीत चुके हैं, और अगर इसके आगे की बात करें, जबलपुर में उनके काउंसिलर भी आगे चल रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एमआईएम कोर कमेटी के रुकन कादी अनस नदवी साहब मौजूद। आइए उनसे जानते हैं, अनस साहब पहली बार कदम रखा, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कितना आप इस इलेक्शन को लेकर देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह तबारक व तआला का आज शुक्रगुजार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मध्य प्रदेश के जो नताइज आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक तब्दीली आई है, अल्लाह का शुक्र है। हम एक ये बात कहें कि हम कामयाब हैं। पहली बार मध्य प्रदेश के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने चुनाव लड़ा और हमारे कायद अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़ियादत में चुनाव लड़ा अल्हम्दुलिल्लाह, और बुरहानपुर खंडवा में जीते अल्हम्दुलिल्लाह, और वहाँ मेयर के लिए तीसरी पोजीशन पे। जबलपुर पे अभी आगे चल रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। भोपाल में भी कुछ सीटों पे टक्कर चली रही है, जैसा भी है। सवाल ये है, आप पर ये इल्जाम है कि आप वोट काट रहे हैं, कांग्रेस को, बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। कुल 384 वोट से बुरहानपुर में जो है बीजेपी का मेयर जीता है, और आपको 10,500 वोट मिले। अगर आप नहीं होते तो कांग्रेस अपनी जीत मान रही थी। जब से मुल्क आज़ाद हुआ है तब से लेके आज तक वहां पे चुनाव लड़ा जाता था। कांग्रेस हर बार चुनाव लड़ाती थी, बीजेपी हर बार चुनाव लड़ाती थी। हम पहली बार आए हैं, हमें तीसरे नंबर पे अगर अवाम लेकर आई है तो ये अवाम की खुली हुई ऐलान है अवाम का कि अवाम अब तीसरे विकल्प के रूप में मध्य प्रदेश के अंदर एमआईएम को देख रही है। हमें न नागनाथ चाहिए, न सांपनाथ चाहिए। अब तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चाहिए, जो मजलूमों की आवाज बनती है, दलितों और मुस्लिमों की और पिछड़ों की आवाज बनकर उभरती है। अगर ये आवाज थी तो राजधानी भोपाल में, जहां पर आपके नेता 2 दिन थे और वहां पर आपका खाता नहीं खुला। नहीं, खाता अल्हम्दुलिल्लाह खुलेगा। चेंज आता है कहीं ना कहीं धीरे धीरे। अब कहीं से तो इनकलाब शुरू होता है, तो हम खंडवा बुरहानपुर से कहते हैं कि वहां से शुरू हुआ। हमारे नेता ने तो अल्हम्दुलिल्लाह, कायद ने हर जगह कोशिश की, पूरे हिंदुस्तान में कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक एक जगह वो गए और जाके कहा उन्होंने। वक्त कम मिला था, बहुत कम वक्त के अंदर बहुत सारे डिसीजन लिए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जो वोटिंग परसेंटेज आ रहा है वो बहुत अच्छा है। और मैं एक बात ये भी कह दूं कि आप हमें वोट काटने वाले कहना, हमें कहना इस बार उन्हें ड्रॉप कर देना चाहिए था। कांग्रेस वाले नहीं लड़ाते अपना कैंडिडेट, हमारे कैंडिडेट को सपोर्ट करते तो ये वोट हमें ही तो मिलते। तो वोट तो उन्होंने काटे ना। अच्छा, वोट उन्होंने काटे। इस पर आपने देखा कि जो है एमआईएम के जो कोर कमेटी के रुकन है कादी अनस नदवी, उनका यह कहना है कि पहली बार इंतखाबात था और पहली बार में जो है कम तैयारियां थी, लेकिन जिस तरह से जनता के बीच में पहुंचे और उसकी नतीजा उसका ये हुआ कि 2 जगह पर जो है एमआईएम के काउंसिलर कामयाब हुए हैं। ये उनकी बड़ी कामयाबी है, लेकिन उस पर मंथन करेंगे ताकि आगे जो असेंबली इंतखाबात 2023 में होने वाले हैं उसको लेकर अपनी बेहतर तैयारी कर सकें। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल।
सावा के सरहदी इलाके मंगोचक में गुज़िश्ता शब मुकामी अफराद की जानिब से पाकिस्तानी ड्रोन देखे जाने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने तलाशी मुहिम शुरू की। हालांकि पाकिस्तानी ड्रोन से मुतालिक सरकारी तौर पर कोई तस्दीक नहीं की गई। जम्मू कश्मीर पुलिस और SOG ने सुबह में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। फोर्सेज ने इस दौरान ड्रोन की खिदमत भी हासिल की। कश्मीरी रूहानी हस्ती ललेश्वरी की जिंदगी और कश्मीरी जीवन कश्मीर एक अक्षर उनके असरात को थिएटर प्ले के जरिए पेश किया गया। याद रहे कि ललेश्वरी वादी में उर्फ आम में ललदीद के नाम से मशहूर है। मंडी हाउस के ब्लैक कैनवास हॉल में पेश किए गए थिएटर ड्रामे के दौरान फनकारों ने अपने मुजाहरे से सभी देखने वालों का दिल जीत लिया। ललेश्वरी की जिंदगी, उनकी कुर्बानी, मुजाहिदा को खास तौर पर दर्शाया गया। मुंतज़मीन ने कहा कि मोहब्बत का पैगाम देने के मकसद से ये एहतमाम किया गया था। के पास जाना। बेटा इस बच्ची के साथ ऐसा मत कर, नालायक पत्नी है वो तेरी। चुप रहो जी। लल्लेश्वरी 14वीं सेंचुरी में ये कह चुकी हैं कि इंसान में भेदभाव करना बहुत खराब बात है, गलत बात है। किसी भी मजहब में, किसी भी धर्म में ये नहीं सिखाया जाता कि इंसान में भेदभाव किया जाए। इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। ये लल्लेश्वरी की वाकों में कहा जाता है, उनकी कविताओं में कहा जाता है। वो 14वीं सेंचुरी में आई थी और उन्होंने यही 14वीं सेंचुरी में यही सीख दी सबको कि बंदे से हर इंसान में भगवान होता है। जो भी कश्मीर का लिटरेचर है, पोइट्री है, आज वो देन है ललेश्वरी के वाक से। ओरिजिन तो वहीं से है। और ललेश्वरी ने हमेशा ही भाईचारे की बात की है। तो तब उन्होंने उस 14वीं सेंचुरी में जब कहा था शिवची थल रोजान मोजान होते मुसलमान त्रुके चुपान पन परजान सोचे साहिब हसिद जंजान। तो हिंदू मुसलमान में भेदभाव मत करो। अगर तुम में कोई काबिल सलाहियत है, अपने आप को पहचानो, तो वही उसके साथ साहिब के साथ, शिव के साथ वही पहचान है तुम्हारी। दैट विल मेक यू इन यूनिसन विद देम। उन्होंने जो आज आप महसूस कर रहे हैं या देख रहे हैं, या जो हालात आप देख रहे हैं, वो तब उन्होंने प्रोफेसी की थी। जितने भी उनकी लाइफ रही है, बड़े दुखों से रही है, वो साथ साथ चलता रहा। उनके साथ एक ऐसा ससुराल मिला, ऐसा ये मिला। लेकिन जब उनका एक वो पोइट्री आउटबर्स्ट हुआ, तो वो इतना कंटेम्प्रेरी आज भी उतना ही रेलेवेंस है जितना तब था। और लिटरेचर को बहुत बड़ी देन है वो सब। दिल्ली में अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद की तरफ से शाये होने वाली ड्रामे की किताब टीपू सुल्तान का ख्वाब का इजरा हुआ। प्रमोशन प्रोग्राम में उर्दू अदब और थिएटर से वाबस्ता लोगों ने खास तौर पर शिरकत की। मुल्क के लिए शहीद होने वाले टीपू सुल्तान के नाम को कुछ अरसे से तनाज़ा से जोड़ दिया गया है। हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से हिंदुओं की नस्लकुशी के सियासी इल्जामात भी लगाए जाते रहे हैं। ऐसे माहौल में दिल्ली में अंजुमन तरक्की उर्दू की जानिब से शाये होने वाली ड्रामा की किताब टीपू सुल्तान का ख्वाब का इजरा किया गया। प्रोग्राम में उर्दू अदब और थिएटर से वाबस्ता लोगों ने खास तौर पर शिरकत की। गिरीश कर्नाड साहब ने लिखा था ये, और उसका तर्जुमा महमूद रहमान फारूकी साहब ने किया है। और ये आज ये ड्रामा बहुत रेलिवेंट इसलिए भी है कि जिस तरह का पूरा माहौल बना है और उसमें जिस तरह से हम अपनी तारीख़ को मसक कर रहे हैं, हम अपनी तारीख़ को देख रहे हैं। उस वक्त टीपू सुल्तान क्या चाहते थे, किस तरह का हिंदुस्तान देखना चाह रहे थे, और जो ब्रिटिश यहाँ आ रही थी उस वक्त तक यहाँ पूरे तौर पर काबिज़ नहीं हुए थे, जो आ रहे थे, उसमें ब्रिटिशों से बचाने के लिए ब्रिटिश की पॉलिसी को समझते हुए टीपू सुल्तान एक डायरी लिख रहे थे और उसमें तमाम चीज़ें मौजूद हैं। और उन्होंने बल्कि फ्रांस से मदद मांगी थी अपने मुल्क को बचाने के लिए, और ब्रिटिश यहाँ काबिज़ न हो उसके लिए। ये कहना कि वो हिंदुओं का कत्लेआम कर रहे थे, वो मार रहे थे, तो मेरे ख्याल से ये तो सही नहीं है। देखिए, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं तो आर्ट का, लिटरेचर का हूँ, लेकिन जैसा मैंने उनको उस तरह देखा उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ। इसलिए आप ऐसा नहीं मान सकते कि वो उनका नरसंहार कर रहे थे। अगर ऐसा होता तो उनके प्रजा का, उनके उस इलाके का उनको सपोर्ट नहीं होता। और आप देखिए, उनके जन्म मारने के 200 साल बाद भी जब गिरीश कर्नाड जैसे आदमी ने उन पर ड्रामा लिखा, तो वो तो उसको उस तरह से प्रस्तुत करते हैं।
दरअसल गिरीश कर्नाड के लिखे हुए ड्रामे टीपू सुल्तान का ख्वाब का तर्जुमा महबूबुर रहमान फारूकी ने किया है, जिसे अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद ने शाये किया। इस मौके पर लोगों ने अपने अपने अंदाज में टीपू सुल्तान के हवाले से इजहार ख्याल किया। ताहम इस बात को यकसर मुस्तरद कर दिया कि टीपू सुल्तान ने हिंदू आवाम का कत्लेआम किया। मुकर्रिरीन ने कहा कि टीपू सुल्तान का ख्वाब था कि अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल बाहर किया जाए और इस मकसद के लिए उन्होंने अपनी जान भी दे दी। टीपू सुल्तान के नाम पे सियासत हो रही है और टीपू सुल्तान ने जो ख्वाब देखा था वो एक मुत्तहिद हिंदुस्तान का ख्वाब देखा था, जिसमें सब मिलके और अंग्रेज़ों की हुकूमत का तख्ता पलट दें। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि ये इसमें जो बिटवीन द लाइंस अगर इसको पढ़ा जाए तो आजकल के हालात के साथ कितना टकराता है ये। और गिरीश कर्नाड ने जो ये प्ले लिखा है और महबूब रहमान फारूकी साहब ने इसको ट्रांसलेट किया है, क्या बात है, क्या बात है। आजकल के हालात, आजकल के हिंदुस्तान का जो नक्शा है वो ख्वाब था, वो ख्वाब जो टीपू सुल्तान ने देखा था, अगर वो ख्वाब सच हो जाए तो आज हिंदुस्तान बिल्कुल बदल जाए। है ना जिगर साहब का शेर के जो अरबाब सियासत है सियासत जाने, तो वो सियासत क्या है, वो मेरा मसला इस प्ले के हवाले से नहीं है। इस प्ले के हवाले से मेरा मसला ये है कि ये बहुत अच्छा प्ले है और ये एक ऐसे आदमी का तर्जुमा किया हुआ प्ले है कि जिसका नाम, जो हमारा मशहूर रिसाला है आजकल, जिसके एक ज़माने में मुदीर जोश मलिहाबादी रहे और बहुत सारे लकाबिदीन रहे, उसकी तारीख़ को आप महबूब रहमान फारूकी साहब के बगैर नहीं लिख सकते। तो हमने किताब को उसी नज़रिए से शाये किया है कि जिस तरह से भी हम महबूब रहमान फारूकी साहब को याद कर सकें तो वो हमें करना चाहिए। ड्रामे की किताब टीपू सुल्तान का ख्वाब शाये तो हो गया है, लेकिन अब देखना यह है कि टीपू सुल्तान का ख्वाब हकीकत में किस तरह से शर्मिंदे ताबीर होता है और इस किताब से उनके नाम पर होने वाली सियासत पर कब लगाम लगती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटा उमरा में बरसात के सबब शहर की मखदूश इमारतों को म्यूनसिपल की जानिब से पहले ही खाली कराने का नोटिस दिया जा चुका है। इस दौरान मुंब्रा के आनंद कोलीवाड़ा में पांडो निवास नामी इमारत को म्यूनसिपल ने आज मुकम्मल तौर पर खाली करवा लिया। मुसलसल बारिश की वजह से किसी भी किस्म के जानी नुकसान की हिफाजत के लिए म्यूनसिपल अहदेदारों ने खस्ता हालत मकानों का तख्लिया कराया है। ये आनंद कोलीवाड़ा स्थित पांडु निवास बिल्डिंग है। इसमें टोटल 42 टेनेंट है। तो 2 महीने से पिछले मनपा कार्रवाई करने आ रही है, लेकिन उन्होंने C2A का रिपोर्ट लाया था। लेकिन आजकल मौसम इतना ख़राब है, जो हवा चल रही है तेज़ी से, उस हिसाब से आज वो खाली कराने आए थे। ऑलरेडी इसमें से 36 टेनेंट कुछ खाली हो चुके, बचे 4-5 टेनेंट है। उनको मंडे तक का वक्त दिया गया है, संडे शाम तक का, तो वो भी जल्द से जल्द खाली हो जाएंगे। नीचे जो दुकान है, सुन में आ रहा है कि दुकान वाले खाली नहीं करने को बोल रहे हैं, ऐसा कुछ है मामला? तो खाली करना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अल्टीमेटम दे के गए, नहीं आएंगे तो खुद से सील करके जाएंगे। क्योंकि उनको मैंने 2 दिन का टाइम मांगा, तो बोले ठीक है 2 दिन में उनको सामान हटाने के लिए वक्त देता हूँ, आप मंडे तक मुझे वक्त देता हूँ और मंडे तक खाली करा के दीजिए। मैं बोला ठीक है, मैं बात करके उनसे सामान शिफ्ट करा के जल्द से जल्द खाली करा दूँ। कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली टीकाकारी मुहिम में हिंदुस्तान को नुमाया मुकाम हासिल हुआ है। मुल्क के अवाम को 18 माह के अरसे में 200 करोड़ कोरोना वैक्सीन की खुराकें फराहम की गई। वैक्सीन के 200 करोड़ खुराकें फराहम करते हुए हिंदुस्तान ने एक अहम संग मील अबूर कर लिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान ने दुनिया भर के 98 ममालिक को 235 मिलियन वैक्सीन सप्लाई भी की है। बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान, मराकश और बरतानिया काबिल जिक्र हैं। मुल्क में कोरोना केसेस में इजाफे का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 20,528 नए मामले सामने आए। इसी अरसे में 49 लोग कोरोना से फौत हुए, वहीं 17,709 लोग कोरोना से शिफायाब भी हुए। महकमे सेहत के आदाद व शुमार के मुताबिक फिलहाल मुल्क भर में 1,43,000 से ज्यादा एक्टिव मामले पाए जाते हैं।
कोरोना वैक्सीन और पहले और दूसरे डोज के बाद एहतियाती डोज लगवाने के लिए हुकूमत की जानिब से मुहिम चलाई जा रही है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने एहतियाती डोज लेने की आवाम से अपील की। 18 बरस से ज़्यादा उम्र के लोगों से ये अपील की गई है। सबके लिए वैक्सीन फ्री किया, केंद्र सरकार का इसमें बहुत सहयोग मिला। आज मैं आप सब लोगों से अपील करने के लिए आया हूँ कि जो प्रिकॉशन डोज है, जो पहली और सेकंड डोज के बाद लगती है, उसको प्रिकॉशन डोज कहते हैं। जो प्रिकॉशन डोज है, जिन जिन लोगों ने नहीं लगवाई वो सब लोग प्रिकॉशन डोज लगवा लें। दिल्ली में भी बहुत कम लोगों ने प्रिकॉशन डोज लगवाई है। ये प्रिकॉशन डोज भी हम लोगों ने फ्री की हुई है। जैसे पहली डोज फ्री थी, सेकंड डोज फ्री थी, ऐसे ये प्रिकॉशन डोज भी बिल्कुल फ्री है। सो आपको पैसा बिल्कुल देने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस थोड़ा सा समय निकाल के आपको प्रिकॉशन डोज लगवाने के लिए जाना है। तो वो सब लोग जिन लोगों को सेकंड डोज लगवाए हुए 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, वो प्रिकॉशन डोज लगवा सकते हैं 18 साल से ऊपर की उम्र के। आंध्र प्रदेश में जियो नंबर 117 की वजह से उर्दू मीडियम स्कूलों और उर्दू असातिज़ा को नुकसान होने का अंदेशा है। तंजीम बराए मुस्लिम हुकूक के सदर फारूक शिबली ने यह बात कही। इन्होंने वज़ीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी पर इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी के एजेंडे पर अमल करते हुए उर्दू ज़बान को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है। फारूक शिबली ने जियो नंबर 117 को वापस लेने का रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है। प्रदेश में जो डबल स्टैंडर्ड्स है वो एकदम खुल के जो है दूध का दूध और पानी का पानी होकर जो है सामने आ रहा है। और स्पेशली मैं जो है मेरा इशारा उर्दू जबान की तरफ, उर्दू लैंग्वेज की तरफ, उर्दू स्कूल्स की तरफ, उर्दू टीचर्स की तरफ। और आप उर्दू स्कूल्स को जो है बंद कर रहे हैं, उर्दू टीचर्स को जो है बंद कर रहे हैं। ये समझ में नहीं आता कि ये कौन सा इंसाफ है और इंसाफ का तकाजा है। समझ में नहीं आता कि आप एक तरफ जो है कहते हैं कि हम उर्दू जबान को सेकंड लैंग्वेज करार देते हैं और दूसरी तरफ जो है आप उर्दू स्कूल्स को, उर्दू टीचर्स को और उर्दू जबान को जो है खत्म करने की भरपूर साजिश करें। हमें तो ये दिखता है कि सुबह आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की हुकूमत नहीं बल्कि यहाँ पर बीजेपी की हुकूमत है। वो जो आरएसएस का जो एजेंडा है, जो हिंदुत्व का जो एजेंडा है, उस एजेंडे को एज इट इज फॉलो करने में जनाब वाईएस जगनमोहन रेड्डी साहब हूबहू एज इट इज जो है आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ये बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। मुरादाबाद में 2 रोज़ा सदरुल अफाजिल कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। मुसलमानों में इल्म दीन और दुनिया हासिल करने और बुजुर्गों की सीरत बयान करने की गरज से इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। दारुल उलूम सदरुल अफाजिल के बानी हज़रत अल्लामा मौलाना अफजल कादरी की निगरानी में ये कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई। इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में सदरुल अफाजिल हज़रत अल्लामा मौलाना नईमुद्दीन साहब की सीरत पर भी रोशनी डाली गई। ऐसा कानून बनना चाहिए कि मजहबी पेशवाओं को गुस्ताखी करे, उसके बाद अगर कत्ल वारंट नहीं मिल जाए तो उसको 302 के अंदर और 307 के अंदर मुकदमा चलाएगा। वो सब अलग बातें हैं, लेकिन मैं मौलाना से भी अर्ज करता जरूर कि आपको मेरी जमा की जरूरत है। सिर्फ गेट के लिए नहीं, वैसे भी अगर मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ अपने निधि से। मुल्क के लोग भी हमारी हिफाजत में शरीक रहे हैं और शरीक हैं। हिंदुस्तान के राजा सैयदना हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह के गद्दी नशीन हज़रत पीर सैयद इरफान अली चिश्ती। सदारती इंतखाब के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने अपने ट्विटर हैंडल से वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने लिखा कि इस साल का सदारती इंतखाब 2 अफराद के दरमियान नहीं बल्कि 2 नज़रियात के दरमियान होने वाला है। सिर्फ एक पार्टी हमारे आइन में दर्ज शिक़ो और इक़्तिदार का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है। मैं तमाम मेंबरान पार्लियामेंट और MLA से अपील करता हूँ कि इस बार आइन और अपने ज़मीर की आवाज़ पर वोट करें। राष्ट्रपति चुनाव बहुत असाधारण परिस्थिति में हो रहा है। हमारे देश के सामने विभिन्न क्षेत्रों में नाना प्रकार की समस्याएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है वो है संविधान की रक्षा की। हमारा संविधान और संविधान के मूल्य आज खतरे में है और ये राष्ट्रपति चुनाव तय करेगा कि जिस 2 रास्ते पर देश खड़ा है उसमें कौन सा रास्ता हम चुनते हैं। तो एक तरह से राष्ट्रपति का चुनाव देश के भविष्य के
चुनाव के साथ जुड़ गया है और इसीलिए मैं जितने इस चुनाव में वोटर्स हैं, एमपीज हैं, एमएलएज हैं, उनसे मैं अपील करता हूं कि संविधान की व्यवस्था के अनुसार वो अपने विवेक का इस्तेमाल करें और अगर वो वोट मुझे देते हैं, मुझे विजयी बनाते हैं, तो मैं उनसे वादा करता हूं कि मैं संविधान की रक्षा के लिए जो भी आवश्यक कदम होगा वो अवश्य उठाऊंगा। इस चुनाव में जैसा कि आप अवगत हैं, पार्टियों की तरफ से कोई व्हिप जारी नहीं होता है और जो वोट है वो सीक्रेट है। इस व्यवस्था करने के पीछे जो संविधान के निर्माताओं का उद्देश्य था वो यह था कि जितने भी एमपीज एंड एमएलएज हैं इस देश में, वो इस चुनाव में अपने विवेक का इस्तेमाल करें और जो उचित समझते हैं वही कदम उठाएं। मैं जोर दे के कहना चाहता हूं कि आज देश के भविष्य की लड़ाई हमारे सामने है, आज संविधान की रक्षा की लड़ाई हमारे सामने है। ये दो व्यक्तियों की लड़ाई नहीं है, ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है और इसीलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप अपना मत मेरे पक्ष में दें और आपसे वादा करता हूं कि मैं संविधान की पूरी तरह से रक्षा करूंगा। इंडिया की जानिब से सदारती उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के हवाले से आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने नुक्ताचीनी की। आइए आपको सुनवाते हैं। वो राष्ट्रपति भवन में कोई मूर्ति तो नहीं चाहिए, आप समझ रहे हैं? हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव, तो आपने कभी यशवंत सिन्हा जी को तो हर जगह आपने सुना होगा, लेकिन जो सत्ता पक्ष से जो उम्मीदवार दी गई है, हालांकि छोटी मुंह बड़ी बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन हमने कभी नहीं सुना और हमको नहीं लगता कि आप लोगों ने भी उनकी आवाज को सुना होगा। एक भी प्रेस वार्ता जब से उम्मीदवार बनी है, एक भी प्रेस वार्ता नहीं किया। जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। कश्मीर के पुलवामा से सर्कुलर रंगो क्रॉसिंग के करीब गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। मजीद तफसीलात का अभी इंतजार है। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के पुलवामा से जहां गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी है। मजीद तफसीलात का अभी इंतजार है। सर्कुलर रोड पर ये जो क्रॉसिंग है वहां पर ये गोली सुनने की आवाज़ सुनाई दी है। मजीद तफसीलात का अभी इंतजार है। खबर जम्मू कश्मीर के पुलवामा से इस वक्त आ रही है। सर्कुलर रोड गंगो क्रॉसिंग के करीब गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी है। मजीद तफसीलात का अभी इंतजार है। तो खबर जम्मू कश्मीर के पुलवामा से इस वक्त आ रही है, जहां सर्कुलर रोड पर गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी है। गंगो क्रॉसिंग के करीब ये गोली चली है। मजीद तफसीलात का भी इंतजार है। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है मानसून इजलास के ताल्लुक से। मानसून इजलास से पहले कुल जमाती मीटिंग खत्म हो गई। हम किसी भी मुद्दे पर बात करने को तैयार हैं, प्रहलाद जोशी ने यह बात कही। मीटिंग में 45 पार्टियों को बुलाया गया था। मीटिंग में 36 पार्टियों के अरकान पहुंचे। प्रहलाद जोशी ने ये बात बताई। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है दिल्ली से, जहां पर मानसून इजलास से पहले कुल जमाती मीटिंग जारी थी। मीटिंग अब खत्म हो गई है। प्रहलाद जोशी ने कहा कि हम किसी भी मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मीटिंग में 45 पार्टियों को बुलाया गया था। मीटिंग में 36 पार्टियों ने शिरकत की। तो मानसून इजलास के ताल्लुक से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कुल जमाती मीटिंग जो चल रही थी वो खत्म हो गई है। प्रहलाद जोशी ने कहा कि हम किसी भी मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं। मीटिंग में 45 पार्टियों को बुलाया गया था, जबकि 36 पार्टियों ने इसमें शिरकत की।